सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड 2.0 में। संविधान के अति महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न आपके सामने होंगे, यानी कि 40 प्रश्नों के माध्यम से संविधान को पूरा कवर किया जाएगा। पूरे संविधान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। तो कम से कम आपका टारगेट कितना होना चाहिए साथियों? 17 से 18 प्रश्न आपको इस क्लास के आना चाहिए, तो आपका स्कोर बिल्कुल ठीक ठाक कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में कहता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें संविधान के भाग 2 की अगर बात करें तो ये तो नागरिकता से संबंधित है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो नागरिकता का वो जो वर्ण किया गया है वो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक किया गया है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अब अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, यानी कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपको बताना है। बताइए भाई। चलिए, तो यहाँ पर साथियों बात करें जैसे कि समानता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके अलावा जो धर्म की स्वतंत्रता होती है उसका अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये सारे अधिकार हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें, ये अधिकार आपको कुछ नया लग रहा होगा, यानी कि ये कोई भी अधिकार नहीं है, कोई मौलिक अधिकार नहीं है, संभाषण का अधिकार। तो आपका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। उसके बाद देखिए कि संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है। तो अभी साथियों मैंने आपको भाग 2 के बारे में बताया था कि नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता से संबंधित है। लेकिन बात करें यहां पर भाग 3 की, तो भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। यह बात आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है, आपकी परीक्षा को निकलवाने के लिए ये जो कुछ भी मेहनत की जा रही है, तो आपका भी साथियों कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं अपनी ड्रीम जॉब का, तो चैनल को जरूर आप सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को भी जरूर लाइक करेंगे। चलिए, चौथे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है कि किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है इनको संविधान की अनोखी विशेषता कहा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए भाई, और बात करें ये कौन से भाग में आते हैं, तो इनका जिक्र जो है वो भाग 4 में किया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों अभी आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इनको क्या कहा जाता है? संविधान की अनोखी विशेषता कहा जाता है। और इनका जिक्र जो किया गया है वो वो भाग 4 में किया गया है। तो यही साथियों आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत के संविधान के कौन से भाग में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी कि भाग 4 में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। आपको ध्यान रखना है। और जो बात करें अगर साथियों समान नागरिक संहिता का वर्ण जो किया गया है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 44 में किया गया है। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये क्या है? एक मूल अधिकार है या एक विधिक अधिकार है? सेना का कर्तव्य है या ये एक मौलिक कर्तव्य है? तो साथियों ये क्या है? ये एक मौलिक कर्तव्य है। यह बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें से एक मौलिक कर्तव्य आपके समक्ष है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है, यहां पर आपको बताना है कि भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 51A की अगर बात करें साथियों तो इसमें मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है और मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का साथियों प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, यह आपको बताना है। क्या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा? तो वह प्रधानमंत्री और मंत्रालय की परिषद की नियुक्ति करते हैं। तो बिल्कुल भाई, राष्ट्रपति ही यह काम करते हैं। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि बताइए देश का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। वह रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। तो बिल्कुल सही, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति ही कहलाते हैं। उसके बाद देखिए कि वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं करते। ये तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो कौन सा सही नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही नहीं है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बात करें साथियों, जो भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको होता है? बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो अगर बात करें साथियों अनुच्छेद 85 की, किसकी? अनुच्छेद 85 के 1 में क्या लिखा हुआ है कि जो भी भारत की संसद है इसका जो प्रत्येक सदन है इसको आहूत किया जा सकता है और इसको स्थगित किया जा सकता है। किसके द्वारा? ये अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को ये अधिकार है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखने की, ये अधिकार किसको है साथियों? ये राष्ट्रपति को ये अधिकार है। और इस अधिकार का जिक्र कहां पर किया गया है? तो अनुच्छेद 85 के 1 में किया गया है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? पहली बात आपको यह ध्यान रखना है कि भारत के जो राष्ट्रपति के शपथ की अगर बात करें तो इसका जिक्र जो किया गया है वो अनुच्छेद 60 में किया गया है। अनुच्छेद 60 में किया गया है। इसको कौन शपथ दिलाते हैं, यानी कि राष्ट्रपति साहब को कौन शपथ दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? बताइए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? आपसे पूछा जा रहा है। वर्तमान समय में तो दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति हैं, लेकिन पहले नंबर की राष्ट्रपति महिला जो थी वो श्रीमती प्रतिभा पाटिल सिंह थी। इसलिए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ये आपको साथियों ध्यान रखना है। चलिए, अगर बात करें इनका कार्यकाल क्या था, तो 2007 में ये राष्ट्रपति बनी थी और 2012 तक ये राष्ट्रपति रही थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? थल सेना अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री? तो साथियों बात करें अगर इस प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर की, तो भारत के संविधान के अनुसार जो संघ के रक्षा बलों का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। ये सारी जानकारी आपको प्रश्नों के माध्यम से दी जा रही है और आपको ध्यान रखना है ये सारी जानकारी, क्योंकि प्रश्न अगर बनते हैं संविधान में साथियों तो राष्ट्रपति से प्रश्न बनता जरूर है। पॉसिबिलिटी होती है कि एक प्रश्न परीक्षा में संविधान से, यानी कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति है या संसद, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आपको। चलिए, तो 16वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है, या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है, या राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है, या भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा होता है? तो बात करें साथियों लोकसभा और राज्यसभा के जो सदन है इन दोनों के सदस्यों के द्वारा होता है, यानी कि लोकसभा के सदस्यों द्वारा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है उन सभी का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत के राष्ट्रीय गीत की बात करें किसके द्वारा लिखा गया साथियों? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। उसके बाद देखिए कि भारतीय महिला का आयोग, यानी कि भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य कौन बना? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण या आलोक रावत? तो साथियों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो
आलोक रावत का नाम आपको ध्यान रखना है। ये प्रथम पुरुष सदस्य बने। वैसे देखा जाए तो भारतीय महिला आयोग में ज्यादातर महिला ही सदस्य होंगी, लेकिन जो इसके सबसे पहले पुरुष सदस्य बने वो उनका नाम क्या था, आलोक रावत उनका नाम था, और इनका नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है। तो कौन सी समिति कर सुधारों से संबंधित है, तो राजा चेलैया समिति का नाम आपको ध्यान रखना है। राजा चेलैया समिति की बात करें साथियों, ये कर सुधारों से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगर बात करें, एक राजा चेलैया समिति है और एक चेलैया समिति 2 है। तो चेलैया समिति 2 की अगर बात करें तो इसका गठन किस लिए किया गया था, जो काला धन था इसको समाप्त करने के लिए चेलैया समिति 2 का गठन किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि व्यापार और आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है। तो यहां पर आपके प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, प्रधानमंत्री के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो व्यापार एवं आर्थिक संबंध व्यापार समिति का कौन होता है प्रमुख, तो प्रधानमंत्री होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। यानी कि भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इसमें से किसे दिया जाता है। तो नाम आपको साथियों ध्यान रखना है, क्या नाम इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपका राइट आंसर साथियों यहां पर क्या हो जाता है, तो पिंगली वेकैया यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलिए तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है। तो प्रश्न आपसे अगर इस प्रकार से साथियों पूछ लिया जाए तो तब भी क्या होगा, पिंगली वेकैया होगा। और लैंग्वेज को थोड़ी सी चेंज कर दिया जाए तो प्रश्न का उत्तर आपका क्या होगा, पिंगली वेकैया ही होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है, या श्रेय किसको जाता है, तो पिंगली वेकैया को ही जाता है। उसके बाद देखिए कि इनमें से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताने की कोशिश कीजिए प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा, बताइए। चलिए तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है वो महान्यायवादी ही होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो अगर बात करें साथियों अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इनकी नियुक्ति के संबंध में बात करें तो अनुच्छेद 76 का 1 आपको ध्यान रखना है, यानी कि अनुच्छेद 76 के 1 में इनकी नियुक्ति की बात की गई है और राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। तो साथियों किसको किया गया है, ये आप लोग भली भांति प्रकार से जानते हैं कि संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। तो अनुच्छेद 343 का 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी राजभाषा है, और लिपि क्या है, लिपि देवनागरी है। दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो यहां पर आपके प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए भाई। देखिए 8वीं अनुसूची की अगर बात करें तो 22 भाषाओं को यहाँ पर मान्यता दी गई है। तो इनमें से कौन सी वो भाषा है जो 22 भाषाओं में से नहीं है, यानी कि किस भाषा को भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो मैथिली को भी है, नेपाली को भी है, डोगरी को भी है, लेकिन गढ़वाली को नहीं है। तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई, सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ पर बताना है इसका सही उत्तर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी साथियों मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 343 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि संघ की आधिकारिक भाषा किसे घोषित किया गया है, हिंदी को किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जिनका भी उत्तर, जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए 28वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है, ये आपको बताना है, बताइए भाई। चलिए तो यहां पर अगर बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो 44वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है।
44वां संविधान संशोधन की बात करें तो मौलिक अधिकार के रूप में जो संपत्ति का अधिकार था, इसका उन्मूलन किया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो आपका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब अगले नंबर का प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा कि अनुच्छेद 51 का ए, जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, इसको किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर साथियों बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो 42वां संविधान संशोधन हो जाता है। यानी कि आपको 3 से 4 बातें आपको ध्यान रखना है कि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 51 का में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको किस संविधान संशोधन की बात करें, संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। ये 2 बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन किया गया था वो कब किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए भाई। तो संविधान में जो पहला संशोधन किया गया था वो 1951 में किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है कि भारत में पंचायती राज संस्थान स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या असम। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है राजस्थान का नाम, यानी कि राजस्थान की बात करें तो पंचायती राज स्थापित सबसे पहले किसने किया था, तो राजस्थान ने ही किया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक आयु कितनी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि अगर आपको पंचायत का सदस्य बनना है तो कम से कम आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 21 साल आयु होनी चाहिए अगर आपको पंचायत का सदस्य बनना है। तो इसलिए आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अब अगर पंचायत स्थगित हो तो चुनाव होगा स्थगित समय से 6 माह के अंदर, स्थगित समय से 12 माह के अंदर, या 2 माह के अंदर, या 1 माह के अंदर। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है साथियों कि अगर पंचायत स्थगित हो जाए तो चुनाव जो होता है वो 6 माह के अंदर होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि अनुच्छेद 243 का सी ये किससे संबंधित है। तो साथियों किससे संबंधित है ये आपसे पूछा जा रहा है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा के प्रावधान के लिए तो नहीं, संघ और उसके नाम और क्षेत्र से तो नहीं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से तो बिल्कुल नहीं, पंचायतों की संरचना से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 243 का सी। तो इस प्रकार आपका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है, ए के साथ नहीं बल्कि डी के साथ चला जाता है। उसके बाद देखिए कि निम्न में से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं। तो साथियों कौन सा ऐसा चुनाव है जिसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं, तो वो चुनाव कौन सा है, पंचायती राज का चुनाव है। तो इसलिए आपका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर है आपका, वही बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए राष्ट्रीय विकास परिषद की यहाँ पर बात चल रही है, इसका अध्यक्ष कौन होता है ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या है, बताइए। बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया है, तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न है कि नीति आयोग का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, यानी कि नीति आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी, योजना आयोग की जगह पर इसको बनाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न है कि भारतीय योजना आयोग का गठन कब किया गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। योजना आयोग का गठन कब किया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1950 में साथियों योजना आयोग का गठन किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखें, यानी कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बताने की कोशिश कीजिए सही उत्तर क्या होगा। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है, आपसे पूछा जा रहा है। संसद के दोनों सदन के द्वारा हटाया जा सकता है, या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा हटाया जा सकता है, या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा हटाया जा सकता है, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए भाई। चलिए
तो बात करें साथियों भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन मिलकर ये हटा सकते हैं। तो संसद के दोनों सदन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, और साथियों इस क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि आजादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए, 1932 में, 1942 में, 1952 में या 1962 में। तो जो आजादी के बाद की बात चल रही है, तो भारत में जो पहले आम चुनाव हुए ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, कब हुए बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो साथियों कब हुए थे ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी कि 5 महीने ये चुनाव चले थे, ठीक है। अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक, यानी कि लगभग 5 महीने ये चुनाव चले थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 1952 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरा प्रश्न जो आपसे बनेगा वो ये बनेगा कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, यानी कि थे। तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे साथियों, सुकुमार सेन थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों ही बातें आपको ध्यान रखना है अगर आपको परीक्षा में सिलेक्शन लेना है, ठीक है साथियों। तो ये पूरे संविधान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप सभी लोगों को उम्मीद करता हूं क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।